डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आपके YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। आज हम लोग कक्षा 10 समांतर श्रेणियां नाम के चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के रूप में हम देखते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है, समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। तो उसे हम लोग अपने आसपास से जोड़े तो बहुत बढ़िया रहेगा। प्यारे बच्चों, जब आप क्लास से बाहर निकल करके असेंबली की जगह पर जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, छोटे बच्चे आगे खड़े होते हैं, बड़े बच्चे पीछे खड़े होते हैं। ऐसे आरोही क्रम में आप खड़े हो जाते हैं, यानी कि वहां पर बैठने का, वहां पर खड़े होने का एक क्रम होता है। सभी बच्चे क्या करते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, सिर झुका लेते हैं। उसके बाद से आप अगर अपने बुक की जो अलमारी है उसमें अगर बुक्स आप सजाते हैं तो इस बात का ख्याल रखते हैं, बड़े बड़े बुक्स एक तरफ, छोटे छोटे बुक्स एक तरफ, मतलब आप क्या करते हैं, क्रम का ध्यान रखते हैं। तो ठीक इसी तरीके से हमारी जो संख्याएं हैं, जो नंबर सिस्टम में जो संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय हैं, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय हैं, सम संख्याओं के समुच्चय हैं, उनमें भी कोई न कोई एक पैटर्न होता है। आइए उसी पैटर्न पर विचार करते हैं। तो यहाँ लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 1 3 5 7 9 11 13 लिखा है। फिर ऐसा भी हो सकता है 12 10 8 6 4 2 हो सकता है। फिर -3 -5 -7 -9 -11 ऐसा भी हो सकता है। फिर हो सकता है 4.5 4 3.5 3 2.5 2, इस तरीके की संख्याएं हो सकती हैं, पैटर्न हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं कि इनका गुण क्या है, किस बात के लिए किसी निश्चित पैटर्न के अंदर आते हैं। तो देखा जाए यहाँ 1 में 2 जोड़ेंगे या 2 में से 1 घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। 6 में से 5 घटाएंगे तो भी 1 मिलेगा। फिर देखा जाए यहाँ 3 में से 1 घटाएंगे तो हमको 2 मिलेगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 मिलेगा। 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 मिलेगा। 9 में से 7 घटाएंगे तो भी हमको 2 मिलेगा। यहाँ देखिएगा 10 में से 12 घटाएंगे तो -2 मिल जाएगा। 8 में से 10 घटाएंगे तो -2 मिल जाएगा। 6 में से 8 घटाएंगे तो -2 मिलेगा। 5 में से 3 अगर हम घटाएंगे तो यहाँ भी -2 मिलेगा। 7 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ भी -2 मिलेगा। सब जगह -2 मिलेगा। यहाँ 4 में से जब 4.5 घटाएंगे तो ऋण मिलेगा। 3.5 में से 4 घटाएंगे तो ऋण मिलेगा। 3 में से 3.5 घटाएंगे तो ऋण मिलेगा। कहने का मतलब यह है, यहाँ देखा जा रहा है कि हर एक सीरीज में 2 क्रमागत संख्याओं को लिया जाए तो उनका अंतर बराबर आ रहा है। उनका यानी कि इनका अंतर बराबर है, इनका अंतर बराबर, इनका मतलब सबका अंतर क्या है, सबका अंतर क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। इसमें भी सबका अंतर बराबर है, इसमें सबका अंतर ऋण 2 है, इसमें भी सबका अंतर ऋण 2 है, इसमें भी सबका अंतर ऋण 1/2 है। तो सबका अंतर का मतलब हम लिख सकते हैं सर्व अंतर बराबर है। अब सर्व को और अंतर को अगर मिला दिया जाए तो एक शब्द बन जाता है सर्वांतर। सर्वांतर क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर देख लिया जाए, एक ऐसे संख्याओं का समुच्चय या ऐसे संख्याओं का समूह जिनको, या ऐसे संख्याओं का जो क्रम है या ऐसे संख्याओं का अनुक्रम है, वो क्या है, उनमें कोई भी क्रमागत 2 पद लिया जाए और उनका अंतर अगर बराबर आता है, मतलब सबका अंतर बराबर आता है, सर्वांतर बराबर होता है, मतलब सर्वांतर अगर बराबर होता है तो वे जो श्रेणियां बनती हैं वो क्या है, समांतर श्रेणी कहलाती है। यही इसका पहचान है, बिल्कुल यही पहचान। सर्वांतर को क्या कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं। डिफरेंस को स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं तो स्मॉल डी का मतलब हो जाएगा सर्वांतर। अब यहाँ पर अगर हम इस श्रेणी की
बात करें तो इसमें कुछ जो है शब्दावली है, परिभाषिक शब्द है, उनको जान लिया जाए। ये जो हमारी जो समांतर श्रेणी है, पहले तो पता कर लिया समांतर श्रेणी है, फिर समांतर श्रेणी में इनको पद कहा जाता है। पहला पद क्या है? 1 है, दूसरा पद क्या है? 2 है, तीसरा पद क्या है? 3 है, इस तरह से चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद। तो जो पहला पद है समांतर श्रेणी के पहले पद को ए कहा गया है। यहाँ पर ए बराबर 1 है और सर्वांतर कितना है? सर्वांतर को डी से प्रदर्शित करते हैं और सर्वांतर है कितना? 1 है, यहाँ पर 1 लिख दिया जाएगा। और इस श्रेणी में कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 पद हैं, तो n बराबर 8 कहा जाता है। अब जो nवां पद है, जिसमें कहा जाए तो पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, इस तरह से अगर इसमें nवां पद है तो nवां पद को क्या कहते हैं? tn कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पर कह दिया जाए कि t1 बराबर कितना? t1 बराबर 1 है, t2 बराबर क्या है? 2 है, और t3 बराबर 3 है, t4 बराबर 4 है। तो अब यहाँ पर हमको किसी अगर ये पता करना हो कि यह श्रेणी, ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो हम पता करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर क्या है? t1 बराबर 12 है, t2 बराबर क्या है? 10 है, तो हो जाएगा t2 माइनस t1, या कैपिटल से लिखा जाए तो अच्छा रहेगा। t2 माइनस t1 अगर करेंगे तो t2 माइनस t1 कितना हो जाएगा? 12 में से 10 घटेगा तो ऋण 2 हो जाएगा। और t3 माइनस जब t2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? t3 माइनस t2 जब कर देंगे तो 8 में से 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 2। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो t2 माइनस t1 न लिख करके अगर हम d1 लिखते हैं तो d1 बराबर ऋण 2 हो जाएगा। t3 माइनस t2 न लिख करके माने पदों का अंतर, t2 माइनस t1 मतलब पदों का अंतर, t3 माइनस t2 का मतलब तीसरे पद और दूसरे पद का अंतर। तो अंतर को d से प्रदर्शित करते हैं, इसको अगर हम d2 से प्रदर्शित करें तो ये भी हो जाएगा ऋण 2। और यहाँ हम देख क्या रहे हैं? d1 बराबर क्या है? d2 है। तो जब d1 बराबर d2 हो जाएगा तो ये जो श्रेणी है वह किसमें हो जाएगी? समांतर श्रेणी में हो जाएगी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में उसको क्या कहते हैं? एपी कहा जाता है। तो ये जो श्रेणी है वो एपी में है। तो हम देख सकते हैं यह भी श्रेणी एपी में है और यह भी श्रेणी एपी में है, क्योंकि इनके सर्वांतर बराबर हैं, इनके भी सर्वांतर बराबर हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हम जान गए अगर कोई सीरीज दी रहेगी तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि दिया हुआ जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो वही काम करेंगे, बस d1 निकाल देंगे, d2 निकाल देंगे। अगर वे d1 d2 बराबर हैं तो सीरीज एपी में है, अगर d1 d2 बराबर नहीं है तो सीरीज एपी में नहीं है। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नावली पर, प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों पर विचार करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो बनाया गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों, यहाँ हमको बताना पड़ेगा। तो कभी कभी परीक्षा में भी प्रश्न इबारती की तरह से आ जाता है, उसमें हमको निर्णय लेना रहता है, और कभी कभी ऐसा होता है वो सीरीज ही डायरेक्ट दी रहती है। तो यहाँ पर हमको सीरीज पहले बनाना पड़ेगा और बनाने के बाद फिर निर्णय लेना पड़ेगा। तो पहला प्रश्न है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 8 रुपया है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, तो 15 रुपया तो हमको लगना ही है। उसके बाद से जब 1 किलोमीटर जब जाएंगे तो 8 रुपया अधिक लगेगा, यानी कि 15 8 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। फिर अगले किलोमीटर पर जाएंगे तो 8 रुपया और लगेगा, यानी कि 23 से 8 कितना हो जाएगा? 31 रुपया लगने लगेगा। अब अगले किलोमीटर के लिए 31 से 8 39 हो जाएगा। फिर अगले किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा? 39 और 8 47 हो जाएगा। इस तरीके से सीरीज बन रही है। तो हमें देख पा रहे हैं हम t1 है, t2 है, t3 है, t4 है, t5 है। तो t2 में से जब t1 घटाएंगे तो 8 रुपए का अंतर आएगा, t3 में से t2 घटाएंगे तो 8 रुपए का अंतर आएगा,
T4 में से T3 घटाएंगे तब भी 8 रुपए का अंतर आएगा। यानी कि ये जो सीरीज बन रही है इनका सार्वंतर क्या है, इनका सार्वंतर 8 है और बराबर है, अर्थात ये क्या है, किसमें है, AP में है। इतना ही इसमें करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि जितना पूछा जाएगा उतना ही जवाब हमको देना है। दूसरा क्या है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इसमें देखते हैं कि जो शेष बच रहे हैं, शेष हवा का जो आयतन बच रहा है उससे जो सीरीज बन रही है क्या वह AP में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, मान लीजिए ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर में आयतन कितना भरा है, V, वॉल्यूम V, इसमें गैस भरा हुआ है, तो ये आयतन कितना है, V है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन था, यह निर्णय ले लेंगे हम, ये हमारा V बराबर सबसे पहले क्या रहेगा, आयतन V है। फिर पहली बार में जब पंप से क्या किया गया, V का 1/4 भाग बाहर निकल गया। तो देख रफ भी कर लेंगे, पहले V था और 1/4 भी क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4V ऋण 1V बटे 4 बराबर हो जाएगा 3/4V हो जाएगा। यानी कि एक बार में जब पंप से एक बार हवा निकल गया तो प्रारंभिक आयतन का 1/4 भाग हवा निकल गया, तो बचा कितना है, 3/4V बचा है, 4/V है, तो 3/4V का 1/4 भाग बाहर निकलेगा, अर्थात 3V/16 भाग बाहर निकलेगा। तो शेष कितना बचेगा, पहले 3/4V था और 3V/16 बाहर निकल गया, तो 4 और 16 का लौसा हो जाएगा 16, 4 चौके 16, 4 3 12V, 16 कम 16 ऋण 3V बराबर हो जाएगा 9V/16, या इसको हम लिख सकते हैं 3/4 का वर्ग V। अर्थात यहाँ पर जो तीसरा स्टेप आ जाएगा क्या हो जाएगा, 3/4 स्क्वायर V हो जाएगा। इसी तरीके से और आगे भी पूरा हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, पहला पद क्या है, V है, दूसरा पद क्या है, 3/4 भी है, तीसरा पद क्या है, 9/16 भी या 3/4 का वर्ग भी है। तो यहाँ पर सारांतर हम देख रहे हैं, T2 में से T1 घटाएंगे या T3 में से T2 घटाएंगे तो सारांतर बराबर नहीं आएगा। सारांतर बराबर नहीं आएगा तो यह AP में नहीं बनेगा। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा में क्या है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम किलोमीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो सबसे पहले हमें देख रहे हैं कि जब पहली बार खुदाई हुआ तो यहाँ पर 1 मीटर की खुदाई का खर्चा कितना आया, 150 रुपया हो गया। उसके बाद से क्या आ रहा है, फिर अगले मीटर की खुदाई हुई है तो 50 रुपया जो है लागत बढ़ गया, अर्थात 200 रुपया हो गया। फिर अगले 1 मीटर जब खुदाई हुआ तो कितना हो जाएगा, 50 रुपया और बढ़ जाएगा। फिर अगले वाले का कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। इस तरीके से हमें देख रहे हैं कि ये जो हमारी सीरीज बन रही है वह क्या है, 150 200 अंतर 50, 200 250 अंतर 50, 250 300 अंतर 50 है। तो यहाँ पर सारांतर क्या है, सारांतर बराबर है, यानी कि यह जो है किस में हो जाएगा, AP में हो जाएगा, ये AP में हो जाएगा और AP में नहीं होगा। चौथा देख लेते हैं, चौथा कहा कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो खाते में प्रत्येक वर्ष का जो मिश्र धन होगा, एक वर्ष का मिश्र धन, फिर दूसरे वर्ष का मिश्र धन, फिर तीसरे वर्ष का मिश्र धन, चौथे वर्ष का मिश्र धन, इस तरीके से वो मिश्र धन की जो सीरीज बनेगी हमको बताना है कि क्या वह AP में है कि नहीं है। तो देख लेते हैं, यहाँ वहां के लिए जब हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, होता है मिश्र धन बराबर होता है मूल धन कोष्ठ में 1 धन दर बटे 100 समय का घात होता है। तो पहले वर्ष का मिश्र धन क्या हो जाएगा, 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया है तो हो जाएगा कितना, 10,000 कोष्ठ में 1 धन 8% है, दर 8% है,
तो 8% हो गया 8/100, और पहले वर्ष का है तो इतना रुपया हो जाएगा। इसको अगर हम हल करें A1 बराबर लिख देते हैं इसको, पहले वर्ष का मिश्र धन, तो क्या हो जाएगा 10,100 धन, ये हो जाएगा 108/100 हो जाएगा। इस पर पावर 1 होगा, 1 लिखते नहीं है। इसी तरह से A2 बराबर कितना हो जाएगा 10,108 तो आएगा ही, और उसके बाद यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 108/100 का यहाँ पर 2 घात हो जाएगा। तो तीसरा वाला पद इसी तरीके से, इसका मतलब सीरीज क्या बनेगी, हमारी सीरीज बन जाएगी। पहले पद धन पहले वर्ष का 1,000 10,000 धन 108/100 रुपया, कामा ये 10,000 108/100 यहाँ पर हो जाएगा कितना 2 वर्ष हो जाएगा, और फिर 10,000 यहाँ हो जाएगा 108/100 यहाँ हो जाएगा तीसरे वर्ष का मिश्रण हो गया। तो हमें क्या देख रहे हैं, अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो सर्वांतर बराबर कुछ आएगा, यहाँ इसमें से इसको घटाएंगे तो सर्वांतर बराबर नहीं होगा। तो सर्वांतर बराबर नहीं है तो यह भी सीरीज हमारी AP में नहीं है। तो पहला पद AP में है, दूसरी सीरीज AP में नहीं है, तीसरी AP में है, और चौथी AP में नहीं है। अब यहां पर दूसरा प्रश्न लिखा है कि दी हुई AP के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर दिए गए हैं और उनके 4 पद लिखिए। तो प्रथम पद 10 है और सर्वांतर क्या है 10 है। तो 4 पद लिखना रहेगा, तो सबसे पहले एक नियम बना लेते हैं। नियम क्या बनाए, अगर प्रथम पद A मानते हैं तो अगला वाला पद क्या करना पड़ेगा हमको, प्रथम पद में सर्वांतर जोड़ देंगे तो दूसरा पद मिल जाएगा, अर्थात A+D हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा A+2D हो जाएगा। A+D में जब D जोड़ेंगे A+2D हो जाएगा, और A+2D में जब फिर D जोड़ेंगे तो A+3D हो जाएगा। हालांकि एनवा पद का सूत्र हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद पढ़ेंगे। अभी जितना बताया गया है इस चैप्टर का जितना दायरा है उतने में ही हम लोग बात करें तो बेहतर होगा। तो कोई सीरीज समांतर श्रेणी का प्रथम पद अगर A है सर्वांतर D है तो पहला पद A हो जाएगा, दूसरा A+D, तीसरा A+2D हो जाएगा, और चौथा A+3D हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर प्रथम पद पहला वाला क्या लिख लेंगे हम, A+D लिखेंगे तो हो जाएगा 10 धन 10 बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर T2 कितना हो जाएगा A+2D है, प्रथम पर T1 तो आपका 10 ही हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा। T2 बराबर इतना हो जाएगा। T3 बराबर क्या हो जाएगा, T3 बराबर A+2D है, यानी कि 10 लिख देंगे, और 2 गुणे 2D मतलब 2 गुणे 10 यानी कि 20 हो जाएगा। 20 10 30 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 30। और T4 बराबर क्या हो जाएगा। तो एक पैटर्न जब बन जा रहा है तो हमको सोचने समझने की कोई जरूरत ही नहीं है। प्रथम पद क्या है 10 है, द्वितीय पद क्या है 20 है, तृतीय पद क्या है 30 है, तो चतुर्थ पद क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अगर पंचम पद ज्ञात करना रहेगा तो 50 हो जाएगा। इसी तरीके से ये दूसरा प्रश्न का पहला रहा। एक और प्रश्न देख लेते हैं, इसमें एक ऋणात्मक मान देख लेते हैं। A बराबर कितना दिया है ऋण 1.25, A बराबर ऋण 1.25, और D बराबर दिया है ऋण 0.25, ऋण 0.25 दिया है। तो क्या हो जाएगा, प्रथम पद तो हमारा यही हो जाएगा, और द्वितीय पद क्या हो जाएगा T1 इसको कह सकते हैं। T2 बराबर क्या हो जाएगा ऋण 1.25, धन हो जाएगा D का मतलब ऋण 0.25, दोनों ऋण है, जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना ऋण 1.5 हो जाएगा। तृतीय पद कितना हो जाएगा ऋण 1.5 तो रहेगा ही, और इसका जो है दुगना 2D कर देंगे तो दुगना हो जाएगा। दुगना का मतलब क्या हो जाएगा ऋण 0.50 हो जाएगा। अब इसमें जब हम जोड़ेंगे A+2D इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ऋण 1.75 हो जाएगा। अब पैटर्न हमको मिलेगा 0.25 जो है इसमें बढ़ रहा। तो T4 बराबर क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ऋण
2.00 हो जाएगा। इस तरीके से प्रथम पद हो गया, द्वितीय पद हो गया, तृतीय पद हो गया, चतुर्थ पद पूरा हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब आइए हम लोग तीसरे प्रश्न पर चलते हैं, जिसमें क्या पूछा गया है कि एपी का जो है सीरीज दी हुई है, प्रथम पद तथा सार्वधातुक ज्ञात करना है। तो इसमें भी 4 प्रश्न हैं, एक प्रश्न को देख लेते हैं, तीसरे वाले को देख लेते हैं। तीसरा में क्या दिया है, 1/3, फिर 5/3, 9/3, 13/3, 9/3, 13/3, उसके बाद से डैश डैश मतलब और भी पद हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रथम पद तो हमारा क्लियर है, यही है प्रथम पद। और उसके बाद से सार्वधातुक ज्ञात करना है। तो सार्वधातुक के लिए सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा, पहले तो हम D1 ज्ञात कर लेते हैं। D1 बराबर क्या हो जाएगा, 5/3 ऋण 1/3, 5/3 घटाएंगे तो हो जाएगा हमको 4/3। D2 निकाल लीजिए, मतलब 9/3 में से 5/3 घटा लीजिए। इसमें क्या अंतर क्या होगा, 4/3। इसका अंतर क्या हो जाएगा, 9 में से 5 घटेगा तो ये भी 4/3 हो जाएगा। बस इतने से ही जरूरत है, उससे ज्यादा जरूरत हमको नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि D1 बराबर D2, इसलिए जो सार्वधातुक है वो क्या है, 4/3 ही घोषित हो जाएगी। तो इस सीरीज का प्रथम पद 1/3 और सार्वधातुक हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। वैसे जब एपी कह दिया गया है तो हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। जब एपी कह दिया गया तो सार्वधातुक उसका हर जगह बराबर होगा ही होगा, क्योंकि बराबर सार्वधातुक रहेगा तभी तो उसको हम एपी की संज्ञा दे पाएंगे। इसलिए आप ए बराबर निकाल लीजिए और किन्हीं भी एक का अंतर निकाल करके आप डी ज्ञात कर सकते हैं। चौथा प्रश्न देखा जाए, और चौथा यही लास्ट भी है इसमें। तो आइए यहाँ चौथे प्रश्न पर चलते हैं। चौथे प्रश्न में 10, 5, 15 प्रश्न बनाया गया है। तो इसमें मैं 6 प्रश्न लिख लेता हूं और इस पर हम डिस्कशन कर लेंगे तो सभी प्रश्न हल हो जाएंगे। प्रश्न इसमें यह है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, और यदि कोई एपी है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो आइए चौथे प्रश्न पर विचार करते हैं। चौथा प्रश्न क्या है हमारा, चौथा प्रश्न 2 प्रश्न है, ये जो सीरीज दी गई है उसमें से बताना है कि कौन कौन एपी में है, और यदि एपी में है तो उनका सार्वधातुक बताना है और उनके 3 और पद लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं एपी की पहचान क्या है, सार्वधातुक बराबर होना चाहिए। तो देख लेते हैं, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 मिलेगा। फिर 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। अब यहीं पर सार्वधातुक बराबर नहीं दिखा हमको। प्रथम और द्वितीय का अंतर 2 आया और द्वितीय और तृतीय का अंतर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, अर्थात सार्वधातुक बराबर नहीं है। तो यह हमारा एपी में तो नहीं है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। और जब एपी में नहीं है तो फिर तो हमको आगे के अगले पद लिखने की जरूरत भी नहीं है, बस यही चेक करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण 6 में से ऋण 10 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ऋण 6 कैसे घटाते हैं भी देख लीजिए। ऋण 6 में से जब ऋण 10 घटाएंगे तो ऐसे लिखना पड़ता है, ऋण 6 ऋण 10, तो हो जाएगा ऋण 6 धन 10 बराबर कितना हो जाएगा, 4। अब ऋण 2 में से अगर हम ऋण 6 घटाते हैं तो ऋण 2 और धन हो जाएगा 6 में से 2 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ सार्वधातुक बराबर दिख रहा है, इसका मतलब ये पद जो है एपी में हो जाएगा। प्यारे बच्चों, परीक्षा में जब आएगा तो इसी तरीके से यह एपी में है तो प्रथम पद इसका ऋण 10 हो जाएगा और डी बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एपी में है, प्रथम पद मिल गया और हमको ये सार्वधातुक भी मिल गया। यहाँ देखते हैं, यहाँ प्रथम पद तो ए बराबर 3 हो जाएगा। अच्छा, जब 3 हो जाएगा तो सार्वधातुक कितना हो जाएगा, 3 धन करड़ी में 3 में से जब 3 घटाएंगे 3 से 3 कट जाएगा, करड़ी में 2 बचेगा। और 3 धन 2 करड़ी में 2 में से जब 3 धन करड़ी में 2 घटेगा तो 3 से 3 कट जाएगा, और 2 करड़ी में 2 में से करड़ी में 2 घटेगा तो 1 करड़ी में 2 बचेगा। हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर और यहाँ पर प्रथम और द्वितीय का क्या हो जाएगा, अंतर जो है डी 2 आया है करड़ी में 2,
और द्वितीय और तृतीय का भी अंतर करड़ी में 2 आया है। तो समांतर बराबर है, इसका मतलब डी बराबर हम करड़ी में 2 लिख देंगे और वह एपी में है। यहाँ देखते हैं करड़ी में 2, करड़ी में 8। अब इसको हमको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा? तो करड़ी में 2 को करड़ी में 2 कह सकते हैं और करड़ी में 8 को क्या कह सकते हैं? करड़ी में 8 बराबर करड़ी में 2 गुणे 2 गुणे 2 और जोड़े पर बाहर निकालेंगे तो बाहर निकल जाएगा 2 करड़ी में 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। दूसरा पद 2 करड़ी में 2 हो गया। तीसरा पद क्या हो जाएगा? करड़ी में 18 है, करड़ी में 18। तो करड़ी में 18 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 3 6 6 3 18। इसका क्या हो जाएगा? 3 करड़ी में 2 हो जाएगा। अगला जो है 3 करड़ी में 2 हो गया, 3 करड़ी में 2 हो गया। करड़ी में 32 अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? करड़ी में 32 क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 16 गुणे 2 करड़ी में 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, 4 करड़ी में 2। इसका मतलब ये हो गया कि इसको अगर हम लिखते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा? करड़ी में 2, 2 करड़ी में 2, 3 करड़ी में 2 और हो जाएगा कितना? 4 करड़ी में 2 हो जाएगा। तो देखिए अब समांतर देख लीजिए। तो सबसे पहले परीक्षा में ऐसा प्रश्न आता है और निर्णय आप न ले पाए तो सबसे पहले ये शुद्ध करणियों को मिश्र करणियों में बदल लेंगे। मिश्र कड़ी में बदलने से हमको समांतर दिख जाएगा। 2 कड़ी में 2 में से 2 घटाएंगे, कड़ी में 2 घटाएंगे कड़ी में 2, फिर इसका अंतर कड़ी में 2, इसका अंतर भी कड़ी में 2 हो जाएगा। तो हमारा हो क्या जाएगा? यह ए बराबर हो गया करड़ी में 2 और डी बराबर भी हो जाएगा करड़ी में 2 हो जाएगा। इस तरीके से यह 1 का वर्ग क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 7 का वर्ग क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। अब 1 और 25 का अंतर कितना हो जाएगा? 24। अब 49 और 25 का वर्गमूल क्या अंतर क्या हो जाएगा? 9 में से 5 घटेगा तो 4 हो जाएगा, 24 आ जाएगा। अगला देखते हैं यह 73। 73 में से 13 में से 9 घटेगा तो 4 हो जाएगा और 6 में से 4 घटेगा 2 हो जाएगा। अर्थात यहाँ भी सबका अंतर कितना आ रहा है? ए बराबर 1 हो गया और सर्वांतर बराबर कितना हो गया? 24 हो गया। यहाँ पर तो वैसे भी दिख रहा है कि सर्वांतर बराबर नहीं है, यह एक ही में नहीं है, क्योंकि इसमें से घटाएंगे तो अंतर आपको अलग अलग मिलने लगेगा। अब देखिए इसमें एक प्रश्न बढ़ाया गया है कि अगले 3 पदों को भी ज्ञात कीजिए। पूरा का पूरा प्रश्न हल करेंगे तभी हमको अंक मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है? ये है ऋण 10 हो गया, फिर ऋण 4 हो गया, 4 जोड़ रहे हैं। ऋण 6 में जब हम 4 जोड़ देंगे तो ऋण 2 हो जाएगा। ऋण 2 में जब हम 4 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और 2 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगला पद 8 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 3 पद हमारे बढ़ गए। इसमें क्या है हमारा? तो दिख रहा है 3 घन 1 कड़ी में 2, 3 घन 2 कड़ी में 2, 3 घन 3 कड़ी में 2, तो क्या हो जाएगा? 3 घन 4 कड़ी में 2 और 3 घन 5 कड़ी में 2 और 3 घन 6 कड़ी में 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? एपी में ए भी है, तो कड़ी में 2 अभी देखा, 2 कड़ी में 2, 3 कड़ी में 2, 4 कड़ी में 2, तो क्या हो जाएगा? अगला वाला 5 कड़ी में 2, फिर क्या हो जाएगा? 6 कड़ी में 2, फिर क्या हो जाएगा? 7 कड़ी में 2 हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर ए बराबर 1 है, फिर 25 है, फिर 49 है, फिर 73, मतलब 24 जोड़ते चले जाना है। तो 73 में जब हम 24 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 3 7 और 7 2 9 हो जाएगा। फिर 24 जोड़ेंगे तो 7 4 11 हो जाएगा और 7 4 11 हो जाएगा और 9 2 11 1 12 हो जाएगा। फिर 24 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 1 5 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 3 पद हमारे दिख गए। कहने का मतलब यह है कि जब हमको सीरीज का पैटर्न पता हो जाएगा और पैटर्न में क्या है कि सर्वांतर बराबर हो जाएंगे तो हम प्रथम पद में उन सर्वांतर को क्रमशः जोड़ते हुए अगले वाले पदों को हम लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि ये समांतर श्रेणी का जो अवधारणा है और प्रश्नावली
5.1 के जो भी प्रश्न है, 4 प्रश्न हैं, उनको आप समझ चुके होंगे। आप अपने मन से इसके और भी जितने प्रश्न हैं सब हल कर दीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में लिखिए। आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर अगर वीडियो समझ में आया है, तथ्य अगर समझ में आए हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके मित्रों के पास भी इस तरह का नॉलेज का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।